अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है ना अगेन हमारी फार्म पर ही है और सिचुएशन सारी ये है कि भाई अगले तकरीबन एक महीना मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं फार्म पर ही हूँ। तो आज मेरा खैर दूसरा दिन था फार्म पे और सिचुएशन ये चल रही है कि सामने से आप देख रहे हो अंडर लोड हो रहा है और यहाँ पर जो सिचुएशन है ना वो बेसिकली डिस्पैच रूम है। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा आज की वीडियो के अंदर और वो ये हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने फार्मिंग करनी है, फार्मिंग करनी है। आज आपको बताऊँगा कि ब्रॉयलर चूज़े की किस तरीके से आपने रेयरिंग करनी है। ये वीडियो जो है कोर्स की 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसके अंदर पहले इसका स्टार्टिंग का 15 डेज़ का यानी कि ब्रूडिंग फेस हो जाएगा। उसके बाद 10 डेज़ यानी कि ग्रोइंग फेस हो जाएगा, यानी कि 15 से लेकर 25 दिन तक, और 25 दिन से लेकर एंड तक कौन सा फेज़ होगा उस पर हम बात करेंगे, यानी कि बेसिकली फिनिशर फेस हो जाएगा। तो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, लेकिन 3 पार्ट्स के अंदर आप कंप्लीटली समझ जाओगे कि आपने किस तरीके से एक ब्रॉयलर चूज़े को रेयर करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ भाई, ये हमारी रिहाइश का रूम है और इसके बिल्कुल साथ जो है हमें एक वेइंग स्केल हैगा, यानी कि कांटा जिसे कहते हैं हम। तो यहाँ पे जितने भी अंडे की किसी भी चीज़ की गाड़ी आती है ना उसका वेट ज़रूर होता है। अच्छा भाई, सबसे पहले फ़ेज़ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहला फ़ेज़ जैसे कि मैंने आपको बताया होता है ब्रूडिंग का फ़ेज़। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ख़ास, सबसे जिसे कहते हैं ना बेस वाला। अगर ये चीज़ ख़राब है तो फिर आप गए। आप 98% चांस है कि आपका फ्लॉक कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा, बल्कि आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। ब्रूडिंग फेज़ स्टार्टिंग के 0 से 15 डेज़ तक का होता है। मैंने कुछ चीज़ें पेपर पे लिखी हुई हैं इसलिए मुझे याद रहें और हम कोर्स को बैठ के डिसाइड कर लें। जगह ये है खड़े होकर रिकॉर्ड करने का कि माहौल बहुत प्यारा, तो इसलिए मैं आपको ज़रा माहौल की चीज़ें आसपास भी दिखा रहा हूँ और पिछले 1 मिनट के अंदर मैंने आपको अच्छी खासी चीज़ें दिखा दी है। तो भाई सबसे पहले आपने जो चूज़े के लिए जगह बनानी है ना, वो चूज़े के आने से पहले बनानी है। इस तरह की कोई भी गलती नहीं करनी कि चूज़ा आपके सर पे खड़ा हुआ है तब आप सोच रहे हो कि मैंने क्या करना है। सपोज़ आपके पास जो जगह है वो चारों तरफ से कवर होनी चाहिए। चारों तरफ से कवर से मुराद ये है कि अगर गर्मियाँ हैं, देखिए एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। ये वीडियो गर्मी के लिए भी सर्दी के लिए भी दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। फॉर एग्जांपल अगर गर्मियाँ हैं तो आपने चारों तरफ से कवर कर दिया, टेम्परेचर 35 से एक्सीड कर गया, तो आप कुछ जगह खोलोगे और वेंटिलेशन अंदर की रखोगे, लेकिन वो जगह इस तरह की होगी कि सपोज़ करते हैं ये शेड है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये शेड है, वो शेड है। अब ये जो शेड है ना, शेड के नीचे आपको अक्सर वेंटिलेशन के पैम्प दिखते हैं, तो आपने ये नहीं खोलना है, आपने शेड ऊपर से खोलना है। तो उससे क्या होगा कि चूज़ों के ऊपर डायरेक्टली हवा नहीं लगेगी। कितनी स्पेस है, क्या चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर 35 से टेम्परेचर एक्सीड कर रहा है तो आपने फिर ऊपर की जगह खोल देनी है ताकि चूज़े की वेंटिलेशन हो सके। लेकिन सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, आप में से बहुत सारे लोग कुछ गलतियाँ करते हैं, हमने भी करी थी। वो ये करते हैं कि शेड को एक तरफ से खोल देते हैं और उसके बाद टेम्परेचर आर्टिफिशियली तौर पे या फिर क्या कहते हैं किसी हीट की सोर्स की वजह से 35 सेंटीग्रेड कर देते हैं। अब देखने में वो टेम्परेचर 35 लग रहा है, 33 लग रहा है, लेकिन भाई जो चूज़ा है ना उसको डायरेक्ट हवा पड़ रही है। डायरेक्ट हवा का नुकसान क्या होता है? डायरेक्ट हवा का नुकसान ये होता है कि चूज़ा जो है उसको विंड शील्ड इफेक्ट पड़ता है। विंड शील्ड इफेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल जब भी बर्ड को डायरेक्ट हवा पड़ती है तो बर्ड में कुछ ना कुछ मसले आ रहे होते हैं। तो बर्ड को डायरेक्ट हवा से हमें हर सूरत बचाना है और चूज़ों को लेके चलना है। तो मैंने आपको समझाया कि आपने क्या करना है, आपने चारों तरफ से जगह को कवर करना है अनलेस एंड अनटिल टेम्परेचर जो हो वो 35 से एक्सीड ना कर जाए, और इनकेस अगर कर जाए तो आपने अपर एरियाज़ जो है ना शेड के वो खोलने, नीचे के नहीं खोलने। जैसे कि वो सामने आपको दिख रहा है वो रूम नीचे जो एग्जिट है वो नीचे की तरफ से, तो यहाँ से अगर आप खोलेंगे तो डायरेक्ट हवा पड़ेगी नीचे से। लेकिन अगर ऊपर से खोलेंगे ना तो खाली सिर्फ और सिर्फ एक वेंटिलेशन होगी और आपने जब तक खोलना है जब तक टेम्परेचर बैलेंस ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने ख्याल करना है। इसके बाद आपसे बात करें तो टेम्परेचर आपने कितना रखना है, आपने शुरू के 2 हफ्ते यानी कि शुरू का फर्स्ट वीक जो आपने रखना है, खाली 2 हफ्ते नहीं, खाली फर्स्ट वीक को लेकर चलते हैं, आपने 33 से 35 टेम्परेचर मेंटेन करना है। अच्छा, टेम्परेचर के लिए एक दफ़ा ब्रूडिंग वाली वीडियो देख लें। अगर गर्मियाँ हैं तो चूज़ा 33 पे भी चल जाएगा, और अगर सर्दियाँ हैं तो चूज़ा 35 पे चलेगा, यानी कि गर्मियों में 33 पे, सर्दियों में 35 पे। अब ये फिक्स फार्मूला नहीं होता, आपने चूज़े के हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट करना है। जैसे कि ब्रूडिंग वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर उसको ज़्यादा गर्मी लगेगी तो वो हीट सोर्स से दूर भाग जाएगा। आप वो वीडियो ब्रूडिंग वाली ज़रूर निकाल के देखें, आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा डिटेल समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा अगर आप वो करते हैं, क्या करते हैं कि अगर आप कम हीट देते हैं तो फिर चूज़ा हीट सोर्स के बिल्कुल पास आएगा। तो आपने चूज़े को कंफर्टेबल रखना है। आपने डे 1 से ये प्रैक्टिस रखनी है कि आप चूज़े से बातें कर सकें। चूज़े से बातें किस तरीके से? चूज़े कंफर्टेबल, आपको अपना लेवल खुद बताता है अगर आप चूज़े के पास थोड़ा टाइम गुजारें तो। खैर ये हो गई टेम्परेचर की बात। पहली वीक आपने 33-35 सेंटीग्रेड रखना है। इसके बाद आपने हर वीक 2.5 सेंटीग्रेड गिराना है। आगे नहीं जाएंगे ज़्यादा, फिलहाल हम इतना ही रहते हैं। 2.5 सेंटीग्रेड गिराने का फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 33 रखा तो सेकेंड वीक आपने 31 के करीब रख लिया, 2 से 2.5 सेंटीग्रेड आपने गिराना है। फिर उसके बाद आपने थर्ड वीक जो है वो 29 रख लिया। फिर उसके बाद आपका जो फोर्थ वीक है आपने फिर 27-28 मेंटेन करने की कोशिश करी। मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि आइडियल सिचुएशन बर्ड के हिसाब से ये होती है। बर्ड तो टैकल कर लेता है 33-34 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 35 भी कर लेता है, लेकिन आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से काम करना है, ठीक है, जो बर्ड को बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो रिसर्च से बेसिकली चीज़ें साबित हैं। तो मैंने आपको टेम्परेचर की चीज़ बता दी। उसके बाद भाई लाइट
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए तो ऐसे बात है ना कि मैं आपको बताऊँ, नेमत होने वाली है वीडियो। क्योंकि भाई लाइट जो है ना वो तकरीबन आपने को पता ही नहीं लोगों को देनी किस ने। शुरू के दो दिन आपने कोशिश करनी है कि आप चूज़े को 24 घंटे लाइट दें। 24 घंटे लाइट देने से क्या फ़ायदा होगा? 24 घंटे लाइट देने से फ़ायदा ये होगा कि चूज़ा जो है ना वो फीड प्रॉपर वे में खाएगा, डरेगा नहीं, नई जगह पर आके घबरा जाता है चूज़ा। शुरू के 2 दिन आपने 24 घंटे देनी है। इसके बाद आपने जो चूज़े को लाइट देनी है ना वो तकरीबन 20-22 घंटे देनी है, यानी कि 2 घंटे आपने डिम कर देना है अगले हफ्ते तक। फिर उसके बाद जो अगला हफ्ता आएगा फिर आपने सिर्फ इतनी लाइट देनी है, 17 घंटे 18 घंटे, यानी कि डे लाइट अगर 14 घंटे तो आपने 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लाइट दे दी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपने किस तरीके से चूज़े को लाइट देनी है। देखिए लाइट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं, लाइट से ग्रोथ का डायरेक्टली लिंक होता है। तो लाइट का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ज़्यादा लाइट शार्प ना हो, ऐसी लाइट हो जो चूज़े के ज़्यादा चुभे भी ना, यानी कि बहुत तेज़ आपको लग रहा है कि आपकी अपनी आँखें दब रही हैं, तो चूज़ा फिर 100% फीड नहीं खाता। जगह ऐसी हो जहाँ पे गाड़ियाँ कम से कम हो। फॉर एग्जांपल आपने रोड पे चूज़ा रख लिया जहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है, गाड़ियाँ बार बार गुजर रही हैं, तो चूज़ा थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। लेकिन जैसे शहर में हम लोग, मैं खुद कर लेता हूँ अक्सर, तो काम चलाना तो मजबूरी है। लेकिन इन चैनल में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप प्लान करें तो आपको ऐसी जगह प्लान करेंगे जहाँ पे सुकून हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमें फार्मिंग करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे लेयर फार्मिंग हो रही है, और आज हम फार्म देखने गए थे यहाँ पे लेयर के। ये जो आपको दिख रहा है सामने इतना बड़ा, ये तो खाली एग रूम का इनका स्टोरेज रूम है। और वो अगर मैं आपको पीछे दिखाऊँ तो वो देख रहे हो, ये जो आपको ब्राउन कलर के दिख रहे हैं ना लगे हुए बड़े बड़े से, ये बेसिकली इसके पैड्स हैं। तो ये इस एक शेड की कैपेसिटी 85,000 लेयर बर्ड्स की है। तो आप सोच सकते हो, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपको इंशाल्लाह इसका व्लॉग मिल जाएगा जल्दी। मैंने तो यहाँ पे महीना इंशाल्लाह ट्रेनिंग का गुजारना है, तो खैर वो आपको व्लॉग में मिलेगा। भाई सॉरी आपको वीडियोज़ के बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसका रीज़न सारा ये है कि भाई कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं कोर्स की जो मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, और ये है कि आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मुझे लगती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस लगती हैं, तो ये कुछ वीडियोस मिलेंगे आपको, सारी नहीं मिलने वाली। जैसे बात है जो जिसने पे किया उसके लिए सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है कि अगर आप लोग भी ख़रीदना चाहें तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर गिवन है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कोर्स बाय कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस आपको पता है बहुत ही मुनासिब 2500 रुपये। लेकिन ये है कि ऐसी वीडियोज़ जिसमें टाइम ज़ाया नहीं, डायरेक्ट काम की बात है, वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो चलते हैं वापसी उसकी तरफ, क्या कहते हैं, कोर्स वाली वीडियोस की तरफ, और इंशाल्लाह चल के भी बात करते हैं। जब तक आपको ज़रा पीछे का बैकग्राउंड दिखाते हैं। चलें भाई चलते हैं, फिर बात करते हैं। तो लाइट का मैंने आपको बता दिया कि आपने लाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज़ आती है वो आती है मेडिकेशन की। तो भाई मेडिकेशन के लिए आपको क्या काम करना है? अच्छा मैं आपको बताऊँ भाई, ये जगह जो है ना स्टोरेज और गोदाम के तौर पे यूज़ होती है, और असल काम जो है ना वो अंदर की तरफ है। तो ये जितनी भी जगह है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज वगैरह के हिसाब से यूज़ हो रही है। खैर मेडिसिन से मुराद ये है कि भाई आपने चूज़े को शुरू में एंटीबायोटिक्स देनी है। अच्छा आप बोलेंगे यार ये क्या गलत बात है, जो आप लोगों में से पढ़े लिखे लोग हैं जिनको शायद फील्ड का पता है। पढ़े लिखे लोग से मुराद ये है कि जिनको फील्ड का पता है। जाहिर सी बात है, कोई डॉक्टर है या कोई MBBS या फिर कोई MBA भी है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स भी है, तो उनको मैं जनरल ये नहीं कह रहा कि जाहिल है वो, मैं कह रहा हूँ उनको फील्ड से निकलेंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखें अगर आप बुक फॉलो करते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू बुक आपने कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी। आपने शुरू में सिर्फ मल्टीविटामिन्स और इस तरह के वाइटामिन देने हैं जिससे चूज़ा या मिनरल्स देने या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स देने, चूज़ा बैलेंस रह सके। लेकिन जिस तरीके से हम लोग हैं, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान के अंदर हैं, तो हमारी या लेयर का हो, ब्रॉयलर का हो, गोल्डन मिश्री का हो, जितनी भी ब्रीड्स हैं इनमें से समझ लें कि 95% ब्रीड्स जो है ना, इसके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है। और बहुत ज़्यादा कॉमन जो उनको पेरेंट्स से मिलता है, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू डिजीज़ मिलती हैं, उसमें इकोलाई, साल्मोनेला, इकोलाई तो नहीं, साल्मोनेला, और उसके अलावा जो हमारा एक चीज़ होती है नमूनिया, जिसे हम बुखार भी कहते हैं कभी कभी, अलग किस्म का बुखार, लिवर जिसमें येलो पड़ जाता है, तो नमूनिया बेसिकली। आप नमूनिया लेके चलें और उसके अलावा एक साल्मोनेला लेके चलें, या फिर उसके अलावा आप इस तरह की छोटी मोटी और चीज़ें होती हैं, योक्साक इन्फेक्शन वगैरह। तो इस तरह की बहुत सारे इन्फेक्शन चूज़े को बाय बर्थ मिलते हैं, यानी कि जो हमारा पेरेंट है ना उसको इम्प्रूव करने की उन्होंने कोशिश नहीं करी। वो सिर्फ और सिर्फ देना एक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग, सिर्फ और सिर्फ देना उसको फार्मिंग को बस कर रहे हैं, रूटीन में चूज़ा बेच रहे हैं। तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह के एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगी कि अगर कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन आपके बर्ड्स में प्रेजेंट है तो वो शुरू में ही ट्रीट हो जाए। क्योंकि तो ना देखें पता है क्या होता है, असल में होता ये है कि जब चूज़ा, अगर आपने एंटीबायोटिक्स वगैरह दी शुरू के अंदर मल्टीविटामिन्स के साथ, तो वो जो भी होगा ना वो सप्रेस हो जाएगा, तो बर्ड की हेल्थ अच्छी रहेगी। अब कोई भी एजेंट है वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब उसको एनवायरनमेंट मिलेगा फेवरेबल, तो हो सकता है चौथे पाँचवें दिन आपकी मोर्टेलिटी शुरू हो जाए। तो उसके लिए भाई हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ट्राइफिल, ऑगमेंटिन और लाइजोविट सिरप। ट्राइफिल आपको वेटनरी स्टोर से मिलेगी, ऑगमेंटिन की जगह आपको एमोक्सिलिन बाय कर सकते हैं मार्केट से कोई अच्छी क्वालिटी की, और उसके अलावा लाइजोविट के तौर पर आप कोई सिरप ले सकते हैं। अगर उस सिरप से मुराद ये है कि कोई वाइटामिन ले सकते हैं मार्केट से। लेकिन अगर आप सस्ती डोज पे जाना चाह रहे हैं तो भाई बेस्ट फार्मूला जो मैं यूज़ करता हूँ, ट्राइफिल तकरीबन 5 ग्राम 10 लीटर पानी के अंदर, ऑगमेंटिन तकरीबन 10 लीटर के अंदर 10 चमचे, और लाइजोविट सिरप तकरीबन 10 लीटर के अंदर 5 चमचे। तो ये फॉर्मुलेशन मैं यूज़ करता हूँ, अनलेस मेरे पास चूज़ा कितना हो, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ खाली कि अगर 5-4 चूज़ा भी है ना, तो भी मैं इस फॉर्मुलेशन पे रहूँगा। बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, मुझे रिजल्ट मिलता है। तो मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूँ, समझा दूँ किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो भी भाई अच्छा हिसाब किताब है, चीज़ें अच्छी और मुनासिब चल रही हैं।
तो मेडिसिन आपने ज़रूर यूज़ करनी है। उसके अलावा अगर टाइम मिले तो एक दफ़ा ब्रूडिंग वाली वीडियो ज़रूर देखेगा, क्योंकि उसमें आपको वो जनरल वीडियो के सेक्शन में आपको मिल जाएगी। उसमें आपको ये पता लगेगा कि आपने जो चूज़ा संभालना है वो किस तरीके से संभालना है। उसके बाद आती है हमारे पास वैक्सीन्स। अच्छा भाई, हम तो 15 डेज़ पे भी बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं ना टोटल, वो सिर्फ और सिर्फ 15 डेज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ 15 डेज़ के ऊपर जो आपने चूज़े की वैक्सीन करनी है ना, वो आपने करनी है डे 7 पे आपने उसकी एनडीआईवी कर देनी है, और डे 14 पे आपने एंटी लसोटा कर देनी है। अगर आपके एरिया में डिजीज़ लोड ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो आप कमर्शियल एरिया के अंदर और यहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा हैं, तो आप डे 1 के ऊपर एनडीआईपी का आई ड्रॉप या स्प्रे कर दो बेहतर रहेगा। और 7वें दिन एनडीआईपी का आई ड्रॉप कर दो, चौथे दिन चौथे दिन आप गम्बोरो कर दो, पानी में पिला दो, आई ड्रॉप कर दो, दोनों चीज़ें बेहतर हैं। अच्छा, मैं पानी में पिलाने का रीज़न ये होता है कि आपको 100% पता नहीं लगता कि किस ने चूज़ा पानी पिया। लेकिन अगर आप ये करते हो, क्या करते हो कि अगर आप उसको इस तरीके से पालते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको आई ड्रॉप करते हो, तो आपको 100% पता लग जाएगा कि कौन से चूज़े की वैक्सीन हो जाएगी। तो मैंने आपको वैक्सीन का भी आइडिया देता है कि आपने वैक्सीन कौन सी करनी है, कितनी करनी है और डोज़ लेके चलनी है। अगर आपके बस बट की क्वांटिटी कम है, आपके पास 100-200 ब्रॉयलर हैं, तो आप खाली 7वें दिन एनडीआईवी कर दो, क्योंकि ऐसा बात है आप घर वर पे कर रहे होगे। लेकिन अगर आपके पास 1000 से ऊपर है तो फिर एनडीआईवी प्लस गम्बोरो भी कर दो। अगर आपकी क्वांटिटी इससे भी ज़्यादा और आप किसी कमर्शियल एरिया के अंदर हो, जैसे कि ये फार्मिंग एरिया है, बराबर में एक फीड मिल लगी हुई है, तो फिर आप यहाँ के ऊपर क्या कहते हैं डे 1 के ऊपर एनडीआईवी वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो। तो खैर ये कुछ चीज़ें थी मोटी-मोटी जो मैंने सोचा आपको बता दूँ और समझा दूँ। और अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट चीज़ स्पेस की। अच्छा भाई, अब किस चीज़ की बात करनी है, बेसिकली क्या मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ खैर कि स्पेस की हमने बात करनी है। तो देखें, शुरू के जो आपने फर्स्ट वीक चूज़े को स्पेस देनी है ना, वो 0.25 स्क्वायर फीट देनी है, अगर आपके पास जगह मुनासिब है तो। 0.25 स्क्वायर फीट का मतलब क्या है कि अगर आप उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल 10 बाई 10 की जगह है, तो लेंथ और विड्थ को जब आपने मल्टीप्लाई किया, लेंथ और विड्थ जब आपने मल्टीप्लाई किया, तो वो आगे तकरीबन 100 स्क्वायर फीट, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो गया। 100 स्क्वायर फीट के अंदर आप तकरीबन कितना चूज़ा रख सकते हैं, 400 चूज़ा रख सकते हैं शुरू के 1 हफ़्ता। अब 1 हफ़्ते के बाद जो स्पेस होगी वो बेसिकली आपकी बढ़ेगी, वो हो जाएगी 0.5 स्क्वायर फीट, यानी कि उसी स्पेस के अंदर अब आप 400 चूज़ा नहीं, अब आप उसमें रखेंगे खाली 200 चूज़ा। तो इस तरीके से स्पेस मैनेजमेंट होती रहती है। तो शुरू में आपको 0.25 स्क्वायर फीट चाहिए, फिर 0.5 स्क्वायर फीट चाहिए। सबसे एंड वीडियो का पार्ट लेके चलते हैं, और वो ये है कि आपने फीड किस तरीके से यूज़ करनी है। देखिए, मैं आपको इन जनरल फीड का बताऊँ ना, तो फीड आपने यूज़ करनी है तकरीबन शुरू के जो 2 दिन हैं वो 24 घंटे आप बट को फीड दे के रखेंगे। बेहतर टेक्निक ये होता है कि आप चूज़े को फीड दें इस तरीके से कि चूज़ा 4-5 घंटे में ख़त्म कर ले, फिर उसके बाद वो आधा घंटा भूखा रहे, फिर आप उसको फीड डाल दो, फिर वो ख़त्म कर ले, फिर वो 4-5 घंटे के अंदर इस तरीके से आप उसको फीड डालो। तो ये एक नॉर्मल सा बेसिक सा तरीका होता है जिस तरीके से आप फीड की मैनेजमेंट को लेके चलते हैं। उसके बाद 2 दिन के बाद आप दिन में अगर गर्मी नहीं है तो 4 टाइम फीड देना शुरू कर दोगे, और अगर गर्मियाँ हैं तो फिर 3 टाइम किस तरह आपने सुबह देनी है फीड तकरीबन 7-8 बजे, फिर उसके बाद 10 बजे से पहले आपने हटा लेनी है, और फिर उसके बाद आपने उसको फीड देनी है तकरीबन 3-4-5 बजे के करीब। गर्मी के टाइम फीड नहीं देनी है आपने, जिस टाइम पे गर्मी शदीद धूप का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर आप फीड दोगे तो आपका बर्ड कोलैप्स की तरफ चला जाएगा। फिर उसके बाद तकरीबन 4-5 दिन गुजारने के बाद 1 हफ्ते के बाद आपने दिन में 3 टाइम फीड देनी है। टाइमिंग क्या होगी फीड की, टाइमिंग फीड की होगी कि सुबह आपने 6-7 बजे दी, उसके बाद आपने फीड 4-5 बजे दी, और उसके बाद आपने रात को 10-11 बजे के करीब फीड दी। तो ये 3 दफ़ा जब आप फीड दोगे तो चूज़े की ग्रोथ आप लोग देखोगे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। उसका रीज़न ये होगा कि जो लोग 2 टाइम फीड देते हैं उसमें ये होता है कि बर्ड जो होता है, जो बड़ा बर्ड होता है वो सारी फीड खा लेता है, और जो छोटा बर्ड होता है ना उसको एक आखिरी का पाउडर मिलता है, खाली पाउडर के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, वो सिर्फ कचरा बचा हुआ होता है लास्ट का। जो कहते हैं ना खुरचन बची हुई होती है, जैसे कि अगर आप लोग कभी बिरयानी खाओ तो सारे जो नट बोल्ट होते हैं, जो बोटियाँ होती हैं, वो हम लोग खा चुके होते हैं, लास्ट में क्या बचता है, सिर्फ चावल बचते हैं, तो वो इतने ताकतवर नहीं होते। लेकिन जब आप 3 दफ़ा दोगे तो हो सकता है पहली दफ़ा नहीं मिले, दूसरी दफ़ा नहीं मिले, तीसरी दफ़ा मिल जाए, या तीनों दफ़ा मिल जाए, तो फिर चूज़े में साइजिंग भी कम होती है। साइजिंग से मुराद ये होता है कि चूज़े का एक ही साइज़ होता है, और उसके अलावा चूज़े की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो भाई ये डे 15 का मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया, समझा दिया कि किस तरीके से आप चूज़े को रेयर कर सकते हो, संभाल सकते हो और चीज़ों को बचा सकते हो, किस तरीके से आपने 15 डेज़ चूज़े की केयर करनी है ब्रॉयलर की। अब बात करेंगे ज़रा हम नेक्स्ट फेज़ यानी कि ग्रोवर की, कि ग्रोवर फेज़ में हमने क्या करना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, फिर हम उसको भी एंड करके इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं।